भी सारे कंदमूल हैं, गाजर और बीटरूट के अलावा, जैसे आलू है, रतालू, शकरकंद। तो ये जो कंदमूल है उसको कभी भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, वो बाहर ही अच्छे रहते हैं। और दूसरा, जैसे नया आलू आता है, तो जब भी नया जो आलू आता है तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट होता है। तो ऐसा ग्रीनिश वाला आलू कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप क्या करो, वो ग्रीनिश जो भी पोर्शन है उसको निकाल दो, फिर वो आलू हम ले सकते हैं। दूसरा कि अभी हम अनाज के बारे में देखेंगे। तो जो भी हम अनाज में, जैसे बहुत सारे टाइप के अनाज हम यूज करते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ। तो बहुत सारे प्रकार के अनाज। तो अनाज की भी एक वैरायटी, और देखो हर एक अनाज जो है तो उनकी भी तासीर अलग अलग है। जैसे देखा जाए तो ज्वार ठंडा है, बाजरा गर्म है, मक्का पचने में भारी है, और हर एक की सीजन भी अलग अलग है, वो पकने की सीजन भी अलग है। दूसरा, उसको पकाने का टाइम भी हर एक का अलग अलग है। तो दो प्रकार के अनाज भी कभी भी मिक्स करके एक साथ नहीं लेने चाहिए। जैसे मैं बताऊँ कि जैसे 3-4 प्रकार के अनाज मिक्स करके आपको दे दे और बोले कि इसकी सफाई करो, तो टाइम लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। बट एक प्रकार का अनाज दे दे तो उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब 4-5 टाइप का अनाज हमारे शरीर में जाता है तो बॉडी को भी उसको पचाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि सारे अनाज अलग अलग टाइप के हैं, तो हर एक अनाज के लिए उसका पचाने का जो समय है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो इसीलिए एक समय पर एक ही प्रकार का अनाज लो। तो जैसे हमारी गुजराती थाली है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो गेहूं एंड चावल, ये दोनों चीज हम साथ में लेते हैं। तो गेहूं और चावल उसको कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। देखो, शुगर होने का एक रीजन ये भी है कि गेहूं और चावल दोनों को साथ में लेते हैं। इसलिए जब भी हम खाएं या तो रोटी लें या तो चावल, गेहूं और चावल दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लें। दूसरा, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का है, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तीनों को भी कभी भी मिक्स करके एक साथ नहीं लो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ज्वार बाजरा मिक्स करके भी रोटी बनाते हैं, तो फिर कुछ ऐसी चीज बनाते तो उसमें भी सारा आटा मिक्स करते हैं। अगर हमें कभी कुछ ऐसा बनाना है तो ज्वार, बाजरा या मक्का में थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल सकते हैं, बट ये तीनों को आपस में मिक्स नहीं करो। उस ज्वारी में थोड़ा सा गेहूं का डालेंगे, बाजरा में थोड़ा सा गेहूं का डालेंगे, या मक्का में थोड़ा सा गेहूं का डालेंगे तो चलेगा, ठीक है, बट तीनों को आपस में मिक्स नहीं। फिर रागी है, तो रागी भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, उसमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। जौ जो है, जौ भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं। दूसरा, उसकी प्रकृति जो है वो ठंडी है, तासीर उसकी ठंडी है, तो वो हमारे शरीर में, मतलब वो शरीर को ठंडा करता है, हीट को, बॉडी की हीट को वो कंट्रोल करता है। और फाइबर ज़्यादा होने के कारण वो पेट सफाई में भी अच्छा रहता है। तो जौ का दलिया है या जौ की रोटी है, वो सारी चीज़ें भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी जो भी हम अनाज लेते हैं, ठीक है, तो वैसे अनाज साबुत लेना अच्छा है, जैसे भिगो के पीस के हम कुछ बना के ले, उससे अच्छा है उसका दलिया। और फिर आता है उसका दलिया। दलिया अगर हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर रोज दलिया तो नहीं खा पाएंगे, तो फिर जैसे हम जो आटा यूज करते हैं, फिर आता है उसका आटा। तो आटा भी कैसा होना चाहिए, दरदरा, एकदम बारीक पीसा हुआ नहीं, मैदे जैसा नहीं। हम लोग क्या करते, रोटी के लिए भी आटा पिसवाएंगे तो एकदम बारीक पिसवाते, तो एकदम बारीक आटा कभी भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा वो मोटा होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए, तो वो है हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, दूसरा जो मिक्स अनाज की बात है, ठीक है, तो आजकल मल्टीग्रेन आटा, तो उसकी रोटी तो वो बहुत निकली है, तो ऐसी नहीं लेनी चाहिए।
फिर जैसे बीच में सभी लोग करते थे कि गेहूं का आटा हो उसमें थोड़ा सोयाबीन डालते थे, थोड़ा सा सोयाबीन डाल के पिसवाते। बट एक्चुअली सोयाबीन जो है वो पचने में बहुत भारी है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, बट वो प्रोटीन हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत भारी है पचने में। तो सोयाबीन किन के लिए है कि जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जिनका ऐसा खेतों में काम है, मजदूरी काम है, या बहुत ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो अगर सोयाबीन खाएंगे तो उनको इजीली पच जाएगा। पर अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमको इतना हैवी वर्क नहीं करना होता, तो हम अगर सोयाबीन खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आजकल जैसे सोया मिल्क लेते हैं, टोफू लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बट जैसे कभी हमको इच्छा होती है और हम थोड़ा सा अगर टोफू लेना चाहते हैं तो ले सकते, बट थोड़ी मात्रा में लो। फिर जैसे सोया चंक्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आप लेना चाहो, जैसे हम कभी कभी पुलाव में डालते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, तो वो लेना चाहते हैं तो कभी आप ले सकते, बट थोड़ी मात्रा में लो। मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ हम पेट भर के खाएं, है ना। तो ऐसे अगर लेना चाहे तो ले सकते। बाकी कई लोगों का आदत होती है ना कि डेली सोया मिल्क लेना, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि जो भी हम अनाज लेते हैं, ठीक है, तो जैसे आटा जो पिसवाते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो जो भी अनाज जो है उसको भिगो के फिर उसको सुखा के फिर आटा पिसवाए, अगर पॉसिबल है तो। बाकी तो ऐसे अगर हम आटा जो बनाते हैं तो वो थोड़ी देर पहले बांध के रखें, ऐसा नहीं कि हमने इंस्टेंट बांध के फिर तुरंत बना दिया, ऐसे नहीं कर। जैसे गेहूं है तो उसके लिए खास ये चीज़। दूसरा कि जो चावल है, तो आपने कल भी परसों भी सुनाया था ना कि चावल जो है वो कभी भी रात में नहीं लेना चाहिए। चावल के अंदर ना एक प्रकार की चिकनाई है, वो स्टिकी है। तो जो भी स्टिकी चीज़ें हैं ऐसी, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आंतों में जाके क्या करती है, चिपकती है। और ऐसी स्टिकी चीज़ें जो है, तो जैसे चावल है, फिर बेसन है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा गैस करती, मतलब वो वायु को बढ़ाती है। इसीलिए जिनको भी अर्थराइटिस होता है या फिर वात की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को चावल अवॉइड करना चाहिए। और चावल कभी भी रात में नहीं लो, लेना है तो दोपहर में। दूसरा, उसको ठंडा होने के बाद चावल कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर कभी हमको गलती से ज़्यादा बन गया है तो आप उसको, जैसे गरम होता है, हमें पहले से पता होता है कि चलो ये कम लोग हो गए, ये बचने वाला है, तो जब वो गरम होता है तो गरम गरम ही आप क्या करो, उसको डिब्बे में पैक कर के फिर फ्रीज में रखो। फिर आप उसको अगर शाम को यूज़ करना है तो कर सकते, बट ऐसा रेगुलर नहीं, ये कभी की बात है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा बोला था फिर हम हर रोज यूज़ करने लगे। और हमारी पाचन बिगड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हम चावल जो बचा हुआ होता है उसको छौंक लगा के खाते हैं, क्योंकि सभी को वो बहुत पसंद होता है ना। तो ऐसा चावल बिल्कुल अच्छा नहीं। जो बासी भोजन होता है, ठीक है, बासी भोजन वास्तव में हमारा आहार नहीं है, वो जम्स का आहार बन जाता है। दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, बट ऐसा आहार जम्स का आहार हो जाता है। और देखो, हम जब जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन या ऐसा, तो किसी को तुरंत इन्फेक्शन लग जाता है, किसी को उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे हमारे पेट के अंदर सड़न है या कोई प्रकार के ऐसे टॉक्सिन है, तो क्या होता है कि जो भी जर्म्स होते वो कहाँ पे अट्रैक्ट होके जाते हैं, जहाँ पे गंदगी होती है, ठीक है। तो हमारी सांसों के मार्फत से बाहर के वातावरण में जो जर्म्स है वो भी अट्रैक्ट होके जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हम बीमार हो गए। तो बीमारी का कारण कोई बाहरी चीज नहीं है, पर हमारे शरीर के अंदर की जो अशुद्धि है वही बीमारी का कारण बनती है।
तो इसीलिए, और ऐसा बासी भोजन जब हम खाते हैं तो भी ऐसे जम्स अट्रैक्ट होके आते हैं। इसलिए बासी भोजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। जैसे सीजन के हिसाब से है, वैसे जैसे ठंड की मौसम है, ठीक है, तो ठंड की मौसम में हम दोपहर को बनाया हुआ अगर शाम को लेंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि ठंड की मौसम में मौसम भी ठंडा होता है, ठीक है? लेकिन वही भोजन अगर हम गर्मियों की सीजन में लेते तो वो नहीं चलेगा। गर्मियों के मौसम में आप देखो 2-3 घंटे के बाद भी वो भोजन में से स्मेल आती है, रोटी भी आप देखो तो स्मेल आने लगती है। बारिश की मौसम में तो बासी भोजन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो रात का कभी भी सुबह में नहीं लो, सुबह का शाम को कभी लेंगे ऐसे ठंड की मौसम में तो चलेगा, बट रात का नेक्स्ट डे नहीं लेना। फिर दूसरा कि कई लोग क्या करते हैं, आटा बांध के भी फ्रीज में रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा आटा बांध करके भी नहीं रखना चाहिए। अगर बचा हुआ आटा फ्रीज में रखेंगे, अब देखो फ्रीज में रखा हुआ जो आटा होता है उसका अब देखना कलर भी चेंज हो जाता है। फिर आप देखेंगे तो वो ऐसा, मतलब वो उसमें से जैसे तार जैसे ऐसा, मतलब स्ट्रक्चर भी उसका चेंज हो जाता है। तो जिसका रंग चेंज हुआ, जिसके स्ट्रक्चर चेंज हुए, उसका गुण भी चेंज हो जाता है। तो एक हेल्थ के हिसाब से तो वो नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक रीज़न है कि जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो जब उनकी जो सारी पूजा विधि जो होती है तो उसमें क्या करते हैं, आटे का ऐसा गोल बना के, पिंड बना के ऐसे रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम फ्रीज में भी इस रीति से कुछ रखते हैं, ऐसा पिंड बना के आटा, तो वो भी क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और ऐसा भोजन अगर हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। तो इसीलिए बना हुआ आटा कभी भी रीयूज नहीं करो, उसको फ्रीज में रख के यूज नहीं करो। आप एक बार रोटी बना के रख देंगे ना, वो रोटी आप यूज करेंगे तो चल जाएगा, बट आटा कभी भी नहीं रखो। जैसे हम रोटी का खाखरा भी बना सकते हैं, तो ऐसे हम उसका यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा है तो, बट ऐसे आटा बांध के कभी भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अनाज के बारे में कोई सवाल है? ले सकते, खाखरा ले सकते। हाँ, वो मैं बताती हूँ, दालों। वो साबुत अनाज होता है, तो साबुत अनाज हम भिगोते हैं ना, तो वो जल तत्व को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी प्रकृति चेंज होती है। बट आटा जो बारीक टूट चुका है, आटा पिसवाते तो मतलब वो टूट चुका है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया है, और पूरा वो तो जो साबुत होता है वो पूरा उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसलिए साबुत अनाज ज्यादा वो अच्छा है। हम्म, हम्म, हाँ, 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 पर वो आटा हो गया ना, आटा तो हम ऐसे भिगोएंगे नहीं, भिगोएंगे 8 घंटा तो भी, मैंने क्या कहा कि आटे का स्ट्रक्चर अलग है, और रागी जो साबुत है वो पूरा दाना भिगता है और वो आटा भिगोएगा, तो स्ट्रक्चर तो चेंज है ना। कोई कटी हुई चीज हम भिगोते हैं और साबुत भिगोते तो फर्क तो पड़ता है ना। हाँ, वो पचने में, दूसरा उसके गुण में भी फर्क पड़ता है। ओके, ले सकते। और दूसरा, रागी भी एक प्रकार का मिलेट है, तो रागी भी आप भिगो के फिर यूज करो। जैसे मैंने बताया मिलेट का आटा करना है तो क्या करो, उसको 6 से 8 घंटे भिगो, फिर उसको ड्राई करो, फिर उसका आटा पीसवाओ,
तो रागी भी एक प्रकार का मिलेट है, तो रागी का भी अगर हमें आटा पिसवाना है तो पहले रागी को 6 से 8 घंटे भिगो, फिर उसको ड्राई करो, फिर उसका आटा पिसवाओ। जवारी चलेगी, हाँ चले, पर जवारी या बाजरा का आप बनाते हैं तो 15 घंटे जितना तो भिगोना पड़ेगा और गुनगुने पानी में भिगोना पड़ेगा। रागी तो नॉर्मल वाटर में चलेगा 6 से 8 घंटे कर सकते। अच्छा, अभी जो दालें हैं, ठीक है, तो जो भी दालें हम यूज करते हैं जैसे मूंग है, फिर वो चना है, तो हमारी हेल्थ के लिए जैसे 40 की एक एज के बाद मूंग और मूंग की दाल हमारे लिए सबसे अच्छी है। चना है, छोले है, राजमा है, फिर दूसरे जो भी सारे कठोर आते हैं, तो वो सारे पचने में बहुत भारी है, इसलिए उसको हम गुजराती में कहते हैं कठोर। कठोर माना जो हार्ड है, तो ये दूसरे सारे जो भी है कठोर दालें वो सारे पचने में बहुत भारी है। इसलिए अगर हम रूटीन में दाल लेना चाहें तो मूंग और मूंग की दाल लेनी चाहिए। फिर अरहर की दाल, जो तुअर की दाल हम बोलते हैं, तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो भी पचने में बहुत भारी है, वो भी बहुत ज़्यादा वायु पैदा करती है, तो इसलिए अरहर की दाल भी अवॉइड करनी चाहिए। फिर जैसे प्रोटीन, ठीक है, तो सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, बॉडी को प्रोटीन चाहिए ना, तो हमारे लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मूंग और मूंग की दाल है। वैसे देखा जाए तो प्रोटीन सारी दालों में होता है, राजमा है, छोले हैं, सब में होता है, मूंग से भी ज्यादा होता है, बट मूंग के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारी आंतें अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, इसीलिए मूंग और मूंग की दाल जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए देखो जो भी कभी बीमार होते हैं तो उसको क्या करते हैं, मूंग का पानी पिलाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मूंग क्या करता है, सोए हुए को भी खड़ा करता है। तो मूंग में इतनी एनर्जी है, इसलिए मूंग हर रोज हमारे डाइट में किसी न किसी रीति से होना चाहिए, चाहे आप स्प्राउट्स के रूप में लो, चाहे मूंग की दाल बना के लो, चाहे आप खिचड़ी में लो, कैसे भी लो, बट हर रोज मूंग और मूंग की दाल हमारे डाइट में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कि जैसे अरहर की दाल है, फिर छोले हैं, राजमा है, अगर हमको कभी भी खाने की इच्छा होती है, ठीक है, तो खाओ, मना नहीं है, पर उसको पेट भर के नहीं खाओ। हम लोग क्या करेंगे, छोले खाएंगे तो बहुत ज्यादा छोले खा लेंगे, तो इससे फिर क्या होता है, वो भारी हो जाता है। अब खाओ, छोले खाओ एक कटोरी, दूसरा साथ में कोई एक सिंपल सब्जी हो वो ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे अरहर की दाल है, तो हम भी यहाँ पे बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते तो हम क्या करते हैं, अरहर की दाल होती है जितनी क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में उसके अंदर हम पंपकिन डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे छोले, राजमा या कोई भी ऐसे बनाते हैं हम, तो उसमें भी क्या करो, या तो लौकी डाल सकते हैं या तो कद्दू डाल सकते। खट्टाई वाला आपको फ्लेवर चाहिए तो लौकी डालो, मीठा फ्लेवर चाहिए तो कद्दू डालो। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा वो दालों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लौकी या कद्दू की ग्रेवी बना के उसके अंदर डाल दो, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कि जो भी हम घी यूज करते हैं, तो घी वैसे देसी गिर गाय का घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरा कि घी की क्वांटिटी कितनी, तो हर रोज हमारे बॉडी को 2 चम्मच घी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा जो भी घी जाता है समझो बॉडी को उसको पचाने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती, तो घी 2 चम्मच, उससे ज्यादा हर रोज जरूरत नहीं है। दूसरा घी जो है, तो घी को कभी भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। घी के साथ के जो विरुद्ध आहार है, तो घी के साथ ऑयल, हम वो विरुद्ध में जाता है, क्योंकि घी है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट और ऑयल है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट,
तो जैसे कई बार कई लोग कई स्वीट बनाते हैं तो क्या करते हैं, घी और ऑयल मिक्स करते हैं, फिर घी और ऑयल मिक्स करके छौंक लगाएंगे, तो वो नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे हमने खिचड़ी बनाई है ऑयल में, फिर ऊपर से हम घी लेके खाते हैं, वो चीज़ अलग है। बट घी एंड ऑयल हम एक साथ जो मिक्स होता है वैसे नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कभी कभी हम ऑयल में पके हुए, अच्छे से ऑयल में पके हुए पकोड़े खाते हैं और उसके साथ हम घी में बनाया हुआ अगर हलवा खाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऑयल अच्छी मात्रा में है, इसमें घी भी अच्छी मात्रा में, तो फिर ऐसा नहीं लो। या तो दोनों चीज ऑयल में हो या दोनों चीज घी में हो, तो फिर उसको साथ में ले सकते। दूसरा कि घी जो है, घी के साथ विरुद्ध में जाता है, एक तो ये हमें ऑयल नहीं लेना चाहिए, दूसरा घी के साथ शहद। तो घी के साथ शहद की कुछ ऐसी मात्रा है जो वैसे औषधि की तरह भी यूज होती है, पर उसकी मात्रा अगर अलग हो जाती है तो वो फिर पॉइजन का भी काम करती है। तो कोई कोई विरुद्ध आहार आयुर्वेद के अंदर एज अ औषधि भी यूज होते हैं, पर जब वो एज अ औषधि यूज होते हैं तो उसकी कुछ दिन की साइकिल होती है, कुछ दिन की इसकी मात्रा होती है, उस हिसाब से उसको लिया जाता है, उसको डेली नहीं लिया जाता। अच्छा, अभी ऑयल जो है, तो ऑयल वैसे कौन सा अच्छा है? तो जैसे ऑयल को हम बोलते हैं तेल, तो तेल जो शब्द आया है वो आया तिल से, तिल से तेल। तो वैसे हमारा इंडिया का जो मौसम है उस हिसाब से हमारे लिए तिल का तेल, फिर मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल, ये तेल हमारे लिए अच्छे। फिर जैसे सीजन के हिसाब से देखा जाए, तो तिल का ऑयल और सरसों का ऑयल जो है वो हम ठंड की मौसम में और बारिश की मौसम में यूज कर सकते हैं। फिर मूंगफली का जो ऑयल है और नारियल का जो ऑयल है वो हम गर्मियों की मौसम में यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वो लोग ज्यादा सरसों यूज करते हैं, नीचे जाएंगे तो वो नारियल तेल ज्यादा यूज करते हैं। तो वेदर के हिसाब से वो ऑयल हम यूज कर सकते हैं, और ऑयल भी चेंज करते रहना चाहिए, एक ही प्रकार का ऑयल नहीं, सीजन के हिसाब से आप ऑयल चेंज करते रहो तो भी अच्छा है। दूसरा, ऑयल कितना जरूरी है हमारे शरीर को, तो हर रोज हमारे शरीर को 4 चम्मच ऑयल की जरूरत है। उससे ज्यादा ऑयल जो जाता है वो समझो बॉडी को एक्स्ट्रा उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। और ऑयल जो है, जितना ऑयल उबलता है उतना वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें जो बनती है, जो भी, वो एक प्रकार की वेस्ट प्रोडक्ट ही कहेंगे। तो उसका रीजन भी ऐसा, जो उबला हुआ ऑयल है, ज्यादा उबला हुआ ऑयल, तो वो उसका रीजन ऐसा उबला हुआ तेल जब हमारे बॉडी में जाता है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बनती है। तो जो भी ऑयल हम लेते हैं ना, जैसे कभी हम तलते हैं तो एक बार हमने उसको डीप फ्राई किया, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी बार भी उसको यूज करते हैं। तो ऐसे तला हुआ तेल कभी भी दोबारा यूज नहीं करो, है ना। सब्जी में नहीं करो, बट आप जैसे पराठा आदि बनाते हो तो उसमें आप यूज कर दो, पर हो सके तो कम ऑयल। आपको पता है कि आपको इतनी क्वांटिटी का करना है, तो उसके लिए ऑयल पता है कि इतना जाएगा, तो फिर बचेगा बहुत कम, है ना। तो फिर वो कम ऑयल जो बचता है तो उसमें आप पराठे बना सकते हैं, जैसे मुरमुराया ऐसा कुछ बनाते, उसमें आप उसको यूज कर। बाकी बहुत ज्यादा उबला हुआ ऑयल नहीं। और जब भी हम कोई भी चीज डीप फ्राई करते हैं तो बहुत जैसे धुएं निकल रहे, ऐसा ऑयल भी नहीं होना चाहिए। उसको लो फ्लेम पे आप करो जिससे वो बहुत उबले नहीं थे। जैसे मोबाइल है, तो हम मोबाइल लेते हैं, 1-1.5 लाख का मोबाइल लेते तो उसका कवर हम कितने का लेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे कि भी हाँ कवर ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल बिल्कुल गिरे तो उसको नुकसान नहीं हो, हम इतना ध्यान रखते हैं सिर्फ 1.5 लाख के मोबाइल के पीछे। और हमारा ये शरीर, अब देखो एक एक ऑर्गन कितने इंपॉर्टेंट है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए
हम कैसा भी ऑयल वाला खा लेंगे, बाहर का कैसा भी कुछ खा लेंगे। अब अभी आप देखो बाहर की जो चीजें मिल रही है उसमें तो क्या क्या होता है वो हम पता भी नहीं है हमको कि वो कैसा मिलावट वाला दे रहे। तो हम थोड़ा समय के जीभ के टेस्ट के लिए हमारे शरीर के ऊपर कितना वो करते हैं, है ना। तो एक मोबाइल जो दूसरा मिल सकता है उसके पीछे हम इतना ध्यान रखते हैं, तो ये शरीर जो तो हमें कभी दूसरा मिल नहीं सकता। तो एक एक ऑर्गन बहुत ही वैल्यूएबल है और ऑयल जो है वो हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए ज्यादा ऑयली खाना अवॉइड करो। आजकल तो जैसे एयर फ्रायर है, तो जैसे कोई भी चीज बनाते हैं तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ऑयल कम यूज होता है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि ऑयल डीप ऑयल में डीप फ्राई करते तो वो क्रिस्पी इतना ज्यादा होता है। बट एयर फ्रायर में अगर आप गरम खाते हो तो वो भी अच्छा लगता है, टेस्ट सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा रिप्लेस करो, ठीक है। अच्छा, अभी जो शहद हम लेते हैं, ठीक है, तो शहद जो है, शहद एक प्रकार की औषधि है और वो रेगुलर खाने की चीज नहीं है। आजकल देखो सब लोग क्या करते, चीनी नहीं ले रहे, गुड़ नहीं ले रहे, तो क्या करेंगे शहद का यूज करेंगे। तो हर एक चीज में शहद डालेंगे, नींबू पानी बनाएंगे तो भी शहद, कोई स्वीट बनाते हैं तो उसमें भी शहद डालते हैं। बट शहद एक औषधि है तो उसका यूज औषधि की तरह ही करना चाहिए। तो शहद जब भी हम लेते हैं तो क्या, जैसे हमको कभी कफ हो जाता है तो हम क्या करते हैं शहद लेते हैं, शहद में थोड़ा हल्दी मिलाएंगे या अदरक या काली मिर्च, हर एक अपनी रीति से कुछ ऐसे करके लेते। बट हम कितना लेते हैं, थोड़ा सा, 1 चम्मच जितना, और कुछ दिनों तक, 3 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम उसको कंटिन्यू नहीं लेते। तो शहद की ज्यादा मात्रा भी शरीर के लिए अच्छी नहीं है। शहद की प्रकृति बहुत गर्म है, इसलिए उसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए। शहद के साथ नींबू जो हम लेते हैं तो वो अगर हम इंस्टेंट लेते हैं तो चलेगा, बट जैसे नींबू और शहद का पानी बना के अगर हम उसको लंबे समय तक रखते हैं तो फिर वो ऐसे नहीं लेना चाहिए। अगर हमको नींबू और शहद का पानी रखना है बॉटल में लेके, तो दोनों को अलग रखो, नींबू पानी अलग रखो, शहद का पानी अलग रखो, फिर दोनों को मिक्स करके जब लेना है तब लो। बट नींबू एंड शहद ये दोनों को मिक्स करके एक साथ लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, उसको आप इंस्टेंट ले लो तो वो चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा, जैसे शहद है उसको कभी गर्म नहीं करना चाहिए। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए, हाँ, गर्म पानी में शहद डाल के लेते, तो उससे वेट लॉस तो होगा बट फिर उसका हमारे बॉडी पर कोई ना कोई प्रकार का साइड इफेक्ट आता है जो तुरंत नहीं आता, सालों के बाद फिर वो पता चलता है। इसलिए कभी भी शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, उसको गर्म पानी में डाल के नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे हम पंचामृत बनाते हैं ना, जो कथा में प्रसाद के रूप में देते पंचामृत, तो उसमें दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है, माना सारी चीजें कैसी है, विरुद्ध है, ठीक है। बट जब भी हम पंचामृत लेते हैं तो कितना लेते हैं, थोड़ा सा, 1 चम्मच जितना। और जैसे घर पे कभी भी हम ऐसे बना के नहीं खाएंगे कि हाँ चलो पंचामृत खाना है, हम पूरा 1 कटोरी बना कर ले, नहीं। तो पंचामृत भी इसीलिए 1 चम्मच जितना देखते हैं, तो वो शरीर में एक औषधि का काम करता है, वो प्रसाद के रूप में देते हैं तो वो शरीर में जाके औषधि का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सुनेंगे कि विरुद्ध आहार है, बट वो थोड़ी मात्रा में जाता है तो वो फिर शरीर के लिए औषधि का काम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि जो भी हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो वैसे ड्राई फ्रूट जो है, तो ड्राई फ्रूट हमेशा 6 से 8 घंटे भिगो के लेने चाहिए, तो उसको कभी भी ऐसे कच्चे नहीं खाने चाहिए। कई हम लोग देखिए आदत होती है ना, चलते फिरते ऐसे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं,
तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा 6 से 8 घंटे भिगो के लो। अगर हम रेगुलर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जैसे कभी आपने थोड़ा ऐसे ले लिया, वो अलग चीज है, बट रोज अगर हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो उसको हमेशा 6 से 8 घंटे भिगो के ही लो। तो उसकी जो क्वांटिटी है एक व्यक्ति के लिए, तो 3 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट, फिर अंजीर साइज के हिसाब से 1 या 2, खजूर भी है साइज के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम ले सकते हैं। बहुत बड़ी साइज का हो तो 1, छोटी साइज का हो तो 2 से 3 ले सकते हैं। खजूर, अंजीर, फिर मुनक्का 5 से 7। मुनक्का माना किशमिश, पर वो बड़ी साइज वाली होती है, उसमें थोड़े से सीड्स होते हैं। किशमिश अगर ले रहे तो 10 से 12 लो। काला किशमिश भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अकेला काला किशमिश लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, 15-20 एक अकेला लेते तो। मुनक्का थोड़ी बड़ी साइज का होता है, किशमिश थोड़ी छोटी होती है। तो बादाम और अखरोट को अलग भिगोना है, जो भी सारे स्वीट टेस्ट के ड्राई फ्रूट्स है उसको अलग भिगोना है। बादाम और अखरोट का पानी यूज नहीं करना है, ठीक है, वो फेंक देना है। और जो भी सारे स्वीट ड्राई फ्रूट्स है उसका पानी हम ले सकते हैं। बादाम को हमेशा छिलके ही लेना चाहिए। बादाम को कभी भी छिलके के साथ नहीं लेना चाहिए। बादाम का छिलका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कभी ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो वो अलग चीज है, बट जब भी हम बादाम ले उसको छिलके ही लेना चाहिए। काजू जो है वो डेली नहीं खाना चाहिए, और काजू अगर हम भिगो के लेंगे ना तो भी उसका टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो काजू जब भी हमें यूज करना है, तो जैसे हम कोई स्मूदीज बनाते हैं या कभी ग्रेवी बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, उसमें भिगो के अगर डालना चाहे तो ले सकते हैं।